गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण के बारे में। जो वर्ण के उच्चारण हैं, तो वर्ण उच्चारण स्थानानि, वर्ण उच्चारण स्थानानि, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो हमारे मुख द्वार के कौन से स्थान से वो उच्चारित होते हैं, तो उसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। आज प्रकरण है वर्ण उच्चारण स्थानानि। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख द्वार के अंदर से हवा के साथ में ये बाहर निकलते हैं। तो जहाँ जैसे कि हमारे मुख के अंदर जो ऊपर वाला तला है, हमारे दांत हैं, हमारे होंठ हैं, हमारी जिह्वा है, हमारा कंठ है, तो इन भागों से हवा का घर्षण करते ही और घर्षण करने से फिर वो बाहर निकलती है, तब ये वर्ण का उच्चारण होता है। तो वो भाग कौन कौन से हैं जहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हम सूत्रों के साथ पढ़ेंगे, सूत्रों के आधार पे हम पढ़ेंगे। पहला है, जैसे कि अब हम सूत्रों को याद रखना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अकुह विसर्जनीय ह, अकुह विसर्जनीय ह, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अकुह विसर्जनीय ह, अकुह विसर्जनीय ह। इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। अब कंठ, ये हमारे गले के नीचे देखो, यहाँ पर कंठ है, तो कंठ से हवा जब घर्षण करके बाहर आती है, जब बोलते हैं तब जाकर के ये वर्ण निकलते हैं। इन वर्णों का उच्चारण होता है। अब कौन कौन से वर्ण होते हैं, अब ये देखिए आप, कौन कौन से वर्ण होते हैं कंठ में। कंठ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? अ का मतलब है आ, दोनों। फिर है कु का मतलब है क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ये 5, ठीक है ना। क वर्ग पूरा ध्यान रखना। क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ये 5, ठीक है, क वर्ग। फिर है ह, फिर क्या है? ह, और उसके बाद में है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। जो अंत में वर्ण के स्वर के बाद में 2 बिंदियां होती हैं, उनको विसर्ग कहा जाता है। तो कंठ के अंदर से जो कंठ जो उच्चारण स्थान है, वहां से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होंगे? अ, आ। क वर्ग में कौन सा? क, ख, ग, घ, अंग, ये पूरा, और फिर ह, और अंत में विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। तो इसको याद करने के लिए छोटा सूत्र है, बस इन सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। अच्छे से याद करें इन सूत्रों को। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय, ये इतना याद करोगे बस। कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ। दूसरा, ईचु यशानाम, ईचु यशाणाम, ईचु यशाणाम, तालु। ईचु यशाणाम, इनका उच्चारण स्थान कौन सा? तालु। इस सूत्र में क्या क्या दे रखा है? देखो, ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों, ठीक है। फिर चू का मतलब कू की तरह, सेम टू सेम कू की तरह चू भी है, तो च वर्ग। कौन सा वर्ग है?
च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, ज और य। ठीक है ना? ये च, छ, ज, झ, य। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ईचू ईशानाम में ई का मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों, चू का मतलब च वर्ग पूरा, और उसके बाद में है य। क्या है? य। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है श। उसके बाद में क्या है? श। बस। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालु। कौन सा होगा? तालु। और इसको शॉर्ट में याद करने के लिए सूत्र को याद करें, ईचू यशानाम तालु। ध्यान रखें। तीसरा, री टू रसाणाम। री टू रसाणाम। अब री टू रसाणाम मुर्दाहा। री टू रसाणाम का कौन सा उच्चारण स्थान होगा? मुर्दा। अब मुर्दा में कौन कौन से आते हैं? री। री का मतलब ह्रस्व री और दीर्घ री। ह्रस्व री और दीर्घ री। ह्रस्व री और दीर्घ री। टू का मतलब सेम कू की तरह ही है। टू का मतलब ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, हण। ये ट वर्ग में। ठीक है। फिर क्या है? र। फिर क्या है? र। और अंत में क्या है? श। क्या है ये? ये क्या है? श। अब इस श को भी लिख दो यहां पर, श। समझ आया आपको? तो इन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? मुर्दाहा। ध्यान रखना। और इनको शॉर्ट जो सूत्र है वो क्या है? री टू रसाणाम। री टू रसाणाम। तो ध्यान रहे, री का मतलब री बड़ी री दोनों, टू का मतलब ट वर्ग, र और श। ध्यान रखें। फिर है चौथा, री टू। ऋतु लसानाम। ऋतु लसानाम दंत्य। ऋतु लसानाम दंत्य। अब लृ का मतलब लृ। लृ का मतलब लृ। तू का मतलब त वर्ग। तू का मतलब त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? त, थ, द, ध और न। ठीक है, त वर्ग पूरा। फिर क्या आ रहा है? ल। ल। फिर क्या आ रहा है? ये स। ये वाला स। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंत्य। ध्यान रखना, कौन सा होगा? दंत्य। अब आपको हमेशा इन श को पकड़ना है। ये जब भी श आए तो आप कभी भी इसको शंकर वाला श नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तालव्य श। क्या बोलोगे? तालव्य श। और जब कभी भी ये वाला श आएगा तो आप उसको बोलोगे, षटकोण वाला श नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मूर्धन्य श। और जब कभी भी ये वाला श आएगा तो आप क्या बोलोगे? दंत्य श। ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। फिर है उपपद मानीय नाम औष्ठ। औष्ठ। औष्ठ उच्चारण स्थान में कौन कौन से आते हैं? देखिए, ऊ का मतलब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों। ऊ का मतलब सेम टू सेम प वर्ग। प वर्ग में क्या क्या होते हैं? प है, फ है, ब है, भ है और म है। प वर्ग में उ का मतलब प। ध्यान रखना। उपपद मानीय नाम ओष्ठ। तो ये सब जो वर्ण है, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ। ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये पांच तक आपके वर्ण उच्चारण स्थान हैं। अभी फिलहाल इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लर्न करें। इसका पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूं। अकुह विसर्जनीय कंठः, इचु यशाणाम तालुहु, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु लसानाम दंत्यः। ये ध्यान रखना, मूर्धा है ध, ध्यान रखना। ऋतु लसानाम दंत्यः, उपपद मान्य नाम ओष्ठः। तो ये सब ये वर्ण जो है, ये सभी वर्ण, ये वर्ण अपने अपने जो स्थान है यहाँ पर, जो इन स्थानों के अंदर ये इनके वर्ण आते हैं, इनका उच्चारण होता है, इनके अंदर इनका उच्चारण होता है। छठा अंग अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम, अंग्यण नमानाम। इनका उच्चारण होता है नासिका। क्या होता है? नासिका, यानी नाक से जो बोलेंगे वो कौन कौन से होंगे? अब देखो, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये च वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये त वर्ग का अंतिम वर्ण है, और ये प वर्ग का अंतिम वर्ण है। 1 2 3 4 5, पांचों वर्गों का अंतिम जो वर्ण होता है वो अंग्यण नमानाम नासिका कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान जो होगा क्या होगा? नासिका। ध्यान रखना। अगला है एदैतो। एदैतो कंठ तालु। एदैतो का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ तालु। अब इसके अंदर कंठ भी है और तालु भी है, दोनों हैं। अब कौन कौन से होते हैं? अब एक तो है ए, क्या है? ए। और दूसरा क्या है? आई। अब ए का मतलब ए की मात्रा, और दूसरा है आई। आई का मतलब है आई की मात्रा। ये दो, ए और आई, ये दोनों, इन दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ तालु। कंठ और तालु, ध्यान रखना। आठवां अदौतो। अदौतो, अदौतो में उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य, ध्यान रखना। अदौतो में कौन सा है? कंठोष्ठ्य, यानी कि कंठ और ओष्ठ्य। कंठ और ओष्ठ यानी होठ, ये दोनों मिक्स होंगे, ध्यान रखना। अब इसमें कौन कौन सा है? एक तो है ओ और दूसरा है औ। ओ का मतलब ओ की मात्रा, और दूसरा कौन सा है? आउ। आउ के अंदर आउ की मात्रा। समझ में आया? ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठोष्ठ्य। और ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। ये ध्यान रखना। अदौतो। अब नौवां जिह्वा मूलीयस्य। जिह्वा मूलम, यानी कि जीभ के मूल भाग से ये स्वर निकलता है, जिह्वा। अब इनके अंदर कौन से होते हैं? अर्ध क और अर्ध ख, ध्यान रखना। इनको अर्ध बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अर्ध यानी आधा। इनको क्या बोला जाएगा? अर्ध। इनको कहा जाएगा, इनका मतलब होता है अर्ध। ध्यान रखना, अर्ध यानी आधा।
जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम। ये अधिकतर ये वेद मंत्रों के अंदर इसका उच्चारण होता है, अपने लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, अलौकिक संस्कृत में होता है। अपने तो 8 तक अपनों को विशेष ध्यान रखना जाना है, ठीक है, 8 तक अपना विशेष ध्यान रखना है बस। तो अ को विसर्जनीय कंठ, इसमें कौन कौन से होते हैं? अ आ क वर्ग पूरा, ह विसर्ग। इचु विषाणाम तालु, कंठ होता है यहाँ, तालु होता है अपने ऊपर वाला दांत, उसके पीछे ऊपर वाला भाग, ये तालु। इसके अंदर होता है ई दीर्घ ई च वर्ग पूरा, य और श। फिर है रीटू रसाणा मुर्दाहा, मुर्दा जो होता है ऊपर वाला तले का जो अंतिम वाला भाग है, वो वाला भाग मुर्दा, ठीक है। इसमें री दीर्घ री ट वर्ग पूरा, र और श। फिर है ऋतु लसानाम, यह है इसका उच्चारण स्थान होता है दंतीय, दंतीय का मतलब होता है दांत। अब जिह्वा जब दांत से स्पर्श करके जब कुछ बोलेंगे तब ये वर्ण निकलेंगे, ली त वर्ग पूरा, ल और स, ठीक है। फिर है उपपद मान्य नाम ओष्ठ, अब इसके अंदर ओष्ठ यानी होठ, जब ये वर्ण बोलेंगे ऊ दीर्घ ऊ प वर्ग, जब ये बोलेंगे तो ओष्ठ यानी ये होठों से बोला जाएगा, इसलिए ओष्ठ कहा जाएगा। अंगणनमानाम नासिका, जब ये पंचम वर्ण बोला जाएंगे तो नाक से बोला जाएगा, यहाँ अंगणनम ऐसे। फिर है एदयितो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों मिक्स में से हवा बाहर निकलेगी तब निकलेगा ए और आई दोनों, ध्यान, ठीक है। फिर है ओदौतो यानी कि कंठोष्ठीय, कंठ और ओष्ठ होठ दोनों से मिक्स से निकलेगा ओ और औ। फिर है जिह्वामूली से जिह्वामूलम, एक और रह गया है वकारस्य, वकारस्य, वकारस्य में होता है दंतोष्ठ्य, क्या होगा? दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य का मतलब होता है दंत और ओष्ठ होठ, इसमें कौन सा वर्ण होता है? व। जब व को हम जब कभी भी बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, यानी दांत और होठ दोनों मिलेंगे तभी बोला जाएगा व। तो होठ जब दांत के टच होगा तभी ये व निकलता है, तो इस व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठीय। तो आपको इतना ध्यान रखना, एक था उपपद मान्य नाम ओष्ठो, इसके अंदर होता है, एक होता है जैसे हमने जिह्वामूली से के अंदर क और ख किया था, इसके अंदर होता है प और फ, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन ये वेद मंत्रों में काम आते हैं, ये अपने इसके अंदर काम आते नहीं हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये 10 मैंने आपको बताए हैं, अब आप इनको अच्छे से याद करना, इसको बोलना आना चाहिए। अ को विसर्जनीय कंठ, इचु यशाणाम तालुहु, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु लसाणाम दंत्यः, उपपद मान्य नाम ओष्ठः, अंगणनवानाम नासिका, एदयितो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठ्य, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, वकारस्य दंतोष्ठ्य। तो अब आपका होमवर्क है, लिखें व कंठस्थ याद करें, यह आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट डे अगला कोई टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।